जैसा कि आपको मालूम है कि हम पहले आपकी वसातत से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी शुक्रिया अदा करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी शुक्रिया अदा करेंगे। कई बरसों के बाद जिस तरीके पर लोग इंतजार कर रहे थे कि यहाँ पर हमें इस जमहूरी निज़ाम में अपने राय दहंदी का मौका मिलना चाहिए, अपनी हुकूमत मिलनी चाहिए, उसका शायद यही वजह है कि हमारी बात आगे पहुँचती नहीं थी। लोग समझते थे कि वो डिसएम्पावर्ड हैं और ये कहने में कोई हमें तकलीफ नहीं है। कुछ ऐसे कवानीन यहाँ पर लाए गए जिससे हमें लगता था हमारी सूरत मसक हो गई है, हम डिसएम्पावर हो गए हैं, हमारे पास जो कानून थे वो ख़त्म हो गए हैं, हमारा जो स्पेशल स्टेटस था वो ख़त्म हो गया है। और उस वक्त का जो सूरत हाल जिस वक्त ये कवानीन लाए गए, हम दम बखुद हो गए। रियासत जम्मू कश्मीर के तमाम लोग, बात करने की किसी को इजाज़त नहीं थी, आगे चलने की किसी को इजाज़त नहीं थी। और उन हालात में बड़ी मुश्किल से 2020 में हमारे जो सीनियर लीडर्स थे जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ पार्टियों के जो इलेक्शन से वाबस्ता थे, हमने कोशिश की एक पार्टी बनाने की और एक प्रोग्राम लोगों के सामने लाने की। ये लोगों के पास फैसला इस वक्त करना है कि हम कितना उस अपने प्रोग्राम में आगे चल पाए और कितना नहीं चल पाए। अगर रिसेंट पार्लियामेंट्री इलेक्शंस का हम ब्यौरा लें और रिजल्ट्स लें, हमने कोई उसमें खास कामयाबी हासिल ही नहीं की। मुख्तलिफ वजूहात पार्टी ने उसके लिए भी जानने की कोशिश की। हमें कई ऐसी बातों के साथ जोड़ा गया, कई ऐसी पार्टियों के साथ जोड़ा गया था जो सही नहीं था, लेकिन वोटर ताकतवर होता है, जिसको फैसला करना होता है वो ताकतवर होता है। और हमने रेस्पेक्टफुली ये उस वक्त की हार तस्लीम करनी। और आज जब हम मैदान में आ रहे हैं, हमने बुनियादी सतह पर अपने लोगों, अपने वर्कर्स को ये गुजारिश की कि प्रो पीपल एक एजेंडा हम बनाने की कोशिश की। इतने 72 साल से यहाँ अवामी हुकूमत है, बहुत से वादे किए गए जो बराबर नहीं हुए, बहुत से वादे किए गए जो टूटे बाद में इलेक्शन में अच्छे मैनिफेस्टो सुनने में अच्छे आए, वो नहीं हुए। हमने कोशिश की थोड़ा उससे बालातर होने की, वो बात करने की जो हमारे हाथ में हो, जो और हम कल पाएंगे। हमने जब पार्टी का इनेकाद किया था तो उस वक्त हम आए थे लेकर एजेंडा डेवलपमेंट का। हमने सोचा डेवलपमेंटल एजेंडा है, लोगों का काम है, घर है, मकान है, बिजली है, सड़क है। लेकिन जम्मू कश्मीर की साइकी और लोगों का जो यहाँ पे जहन है, मुझे लगता है हमारी रियासत के लोगों को, यहाँ के लीडर्स को, सियासी पार्टीज को ज्यादा इस बात की फिक्र है कि हमारा तशख़्ख़ुस कैसा है, हम इज्जत से यहाँ जी रहे हैं या गलत तरीके से जी रहे हैं। 5 अगस्त के बाद जो थप्पड़ हम सब पर पड़ा, पॉलिटिकल लीडर्स को लेकर लोगों तक, और जो हालात हमारे साथ पैदा उसका हमें बहुत सदमा है। और मुझे लगता है जिंदगी भर शायद ये सदमा दूर नहीं हो सकता। लेकिन हमने एक छोटी सी कोशिश की इस मैनिफेस्टो के जरिए से कि वो तमाम कवानीन जो यहाँ पर लागू हुए हैं, जिससे हम डिसएम्पावर हुए हैं, किसी झगड़े के बगैर, लड़ाई के बगैर, गोली के बगैर, डंडे के बगैर हम कोशिश करें जो उसके पॉसिबिलिटीज हों रेस्टोर करने के, वो हम रेस्टोर कराना चाहते हैं। हमने पहले भी एक इलेक्शन देखा है जो हमारी पार्टी बनने के बाद वजूद में आया, वो डीडीसी बीडीसी का इलेक्शन था, जिसमें ये वादा किया गया था कि 370 या स्टेटहुड वापस आ गया, वो नहीं आया। तो इसलिए रिजोल्यूशंस की बात भी की, कई पार्टियों ने की। रिजोल्यूशन का भी आपने 1996 में देखा है जब रिजोल्यूशन हुआ, लेकिन हुकूमत को बचाते बचाते रिजोल्यूशन डस्टबिन में गया, वहां से भी कुछ हासिल नहीं हुआ। 75 साल ये तवारीख है रियासत के जम्मू कश्मीर के लोगों की, जहां आज हमारा यूथ डिसएम्पावर्ड तस्वुर करता। हम आवाजें तो सब देते हैं बहुत कि हम अपने यूथ को एम्पावर करेंगे, कैसे करेंगे, जबकि हालात ने हमारे यूथ को ड्रग्स में धकेल दिया है, गलत कामों में धकेल दिया है, घरों में खलफशारी है। हमारा जो सोशल फैब्रिक था, जिसके लिए हम अपने स्टेट को एक अपना तशख़्ख़ुस मानते थे, वो तशख़्ख़ुस ही तार तार किया है। और जिन लोगों ने वो तशख़्ख़ुस तार तार करने में रोल किया है, वही आज ये दुहाइयां दे रहे हैं हम सारा ये ठीक करेंगे, हमारी नजर में नामुमकिन है। हम सिर्फ ये उम्मीद करते हैं कि अगर हमारा प्रोग्राम लोगों को पसंद आए, वो हम उनके एक सामने रखेंगे, फिर हम सबको जुट जाना है, लेडीज एम्पावरमेंट हो या नौजवानों का एम्पावरमेंट हो। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त ये जो हमारा माशरा है, ये एक बहुत ही बुरी हालत में है। तो पहले ये पॉलिटिकल एक सिनेरियो है इसका, उसके बाद रोजमर्रा हमारे पेट का मसला है, रोटी का मसला है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, टूरिज्म का मसला हो, यहाँ रिलेटेड जो तमाम मसाइल हैं वो हैं। यहाँ मैं एक
بات کرنا بھول گیا جہاں تک بچوں کے امپاورمنٹ کا ہے. ہمارے بہت سے بچے سیفٹی ایکٹ میں ہیں, اس کے بعد ان کو چھوڑا گیا, پھر گرفتار کیا گیا. یہاں ایک بہت اچھی تعداد ہے بچوں کی 2016 سے جو جیلوں میں ہیں, ان کو چھوڑا گیا ہے لیکن ان کے نام تھانوں میں ہے. نہ ان کو سی آئی ڈی ویریفیکیشن پاسپورٹ کے لیے ملتی ہے, نہ ان کو نوکری کرنے کی اجازت ہے. تو ہم اس کے لیے اس ایجنڈا میں آپ دیکھیں گے آگے اس میں ہم نے سویدھا رکھی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں اگر ہماری حکومت آتی ہے تو یہ ڈیٹ جو اگست کا ڈیٹ, اگست 2024 تک جو لوگ ایسے قوانین میں بلا وجہ بند ہے, تکلیف میں ہے, باہر کے جیلوں میں بند ہے, میں کہتا ہوں کہ ایک ایمنسٹی کا پروگرام طے ہونا چاہیے. ون ٹائم ایمنسٹی, ایک بار معافی دینی چاہیے ان لوگوں کو جو چھوٹے چھوٹے کرائمز ہیں, تاکہ وہ اپنے گھر میں آ کر اپنے سماج کو سدھار سکے. وہی ہم سمجھتے ہیں امپاورمنٹ آف یوتھ. ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ بچوں کو لائیں گے, ان کو یوتھ باڑی میں دھکیلیں گے, ان کو نعرے دلوائیں گے, ان سے جھنڈے لگوائیں گے اپنی پارٹی کو, الیکشن میں آگے آئیں گے اور پھر اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا. یہ مین پوائنٹس ہیں. اس کے علاوہ بجلی کا مسئلہ بھی آپ سنیں گے. اب پانی ہے ہی نہیں کہ صاف پانی, لیکن اس پہ میٹر لگانے جا رہے ہیں. پاور کی کرائسس ہے, اس پہ ریٹس بہت بڑھ گئی. یہ سارا ہم ایڈریس کرنا چاہے بشرطے کہ لوگوں نے ہمیں ساتھ دیا. اور آپ دیکھتے ہیں ایک خدشہ جو ہم نے ریسنٹلی ظاہر کیا, اور ہم نے تمام پارٹیز کو گزارش کی تھی کہ ہمارا ساتھ دیجیے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم لیڈ کریں گے, ہم نے کہا ہم پیچھے رہیں گے, لیکن یہ جو ہماری آنے والی اسٹیٹ اور بننے والی اسٹیٹ کو بالکل وداؤٹ پاور بنایا چیف منسٹر کو, ان کے اختیارات آپ لے رہے ہیں. وہ ایک پپٹ ہوگا ایل جی کے ہاتھ میں, اس کے لیے زیادہ پیش رفت نہیں ہوئی باقی پارٹیز کی طرف سے. ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے بزنس کمیونٹی کو اور باقی ساتھیوں کو بھی گزارش کی تھی. اس وقت ہمیں سب لوگوں کی سوچنے کی ضرورت. بہرحال لوگوں کو شاید اس میں اطمینان نہیں ہوئی, وہ بات نہیں پلپ پائی. میں ابھی بھی امید کرتا ہوں کہ الیکشن میں تمام پارٹی کے حدود سے بالا تر ہو کر اس بات کی ضرور توجہ دیں جہاں نوجوانوں کا مسئلہ ہے, جہاں ڈرگس کا مسئلہ ہے, اور اسٹیٹ کی امپاورمنٹ کا مسئلہ ہے. تو اس کے آگے میں ہم آپ کو بعد میں کاپی بھی دیں گے. میں چھوٹی چھوٹی 2-3 باتیں, میں آپ کا وقت بھی زیادہ نہیں لوں گا, جہاں پہ آپ ایکسپلینیشن چاہے وہ بھی میں کہوں گا. تو ریسٹوریشن آف امینڈیڈ لاز, یہ میں نے پہلے ہی کہا, مجھے لگتا ہے یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے, یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اور اسٹیٹ ہوڈ کا مسئلہ ہے, اس کی طرف میں نے اشارہ کیا. ہم ایک فل فلیجڈ اسٹیٹ کا ریسٹوریشن یہاں پہ چاہتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کوشش تھی, خواہش تھی کہ اسمبلی الیکشن سے پہلے ہو جائے, نہیں ہوا, لیکن اس میں کوئی چارہ نہیں. ہمارا پورا طاقت اس میں لگنا چاہیے, جس بھی طریقے سے ہم ہو پائے وہ ایک تھوڑا سا ریڈرسل ہوگا. جہاں تک لینڈ کا پروٹیکشن ہے, جو ہماری زمین ہے اس کا پروٹیکشن, اور نوجوانوں کی یہ نوکریوں کا پروٹیکشن, وہ جو اگر ہم دہائیاں دے رہے ہیں کہ ہم نے اس کا پروٹیکشن لایا ہے, لیکن یہ 370 کی طرح ہم عارضی اور کمزور نہیں رکھنا چاہتے ہیں. اس کی کانسٹیٹیوشنل گارنٹی کی ضرورت ہے, تاکہ آنے والے کوئی بھی حکومت, چاہے ہم ہوں چاہے مخالف حکومت ہو, یہاں کے بچوں کو, یہاں کے زمینوں کو کسی طرح چھیڑخانی نہیں. یہ ان کا حق ہے اور یہی حق وہاں پہ رہنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جن باتوں کا میں نے اشارہ کیا کہ موجودہ حالات میں ہمیں اپنے آپ کو کلچرل انویژن لگتا ہے, ہمیں یہاں پہ رہن سہن پہ انویژن لگتا ہے, ہمیں کہیں کہیں دقت آتی ہے جس طریقے سے ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اس لیے کلچرل آئیڈینٹی کی پرزرویشن کے لیے بھی ہمیں کام کرنا ہوگا. اور جس وقت 5 اگست کو اعلان ہوا یہ قوانین کا, اس وقت جو ہمارا بائی کیمرل لیجسلیچر ہوتا تھا MLC, وہ بھی اڑا دیا گیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی وہاں پہ ہو, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ پالیٹکس میں آ کر لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں. کشمیری پنڈتس کا ریٹرن ہم چاہتے ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں, وہ ہمارے ساتھی ہیں. کتنے لوگ آنا چاہتے ہیں, کتنے نہیں آنا چاہتے, ان کے لیے ایک باضابطہ کمیشن ہو, ان کی اس میں رائے ہو, جس طریقے سے خوش رہیں گے یہاں کے مسلمان بھائیوں کو ڈیسائیڈ کرنا. لیکن ہمارا ہمیشہ یہ خیال رہا ہے کہ گورنمنٹ سے زیادہ اس میں رول لوگوں کا ہوگا. لوگوں کے دل میں اگر خدشات ہو, اس طرف سے وہ دور کرنے کے ساتھ ساتھ بحیثیت گورنمنٹ بھی ہم اس میں انشاءاللہ یہ تکمیل تک پہنچائیں گے. اولڈ پینشن اسکیم جو ملازموں کا بہت زور ہے, وہ بری حالت میں ہو جاتے ہیں. جو پینشن کی نئی اسکیم آئی ہے اس کو ہم نئے سے پرانی اسکیم کو لاگو کرنا چاہتے ہیں. فارسٹ ایکٹ جو سارے ہندوستان میں فارسٹ ایکٹ ہوا ہے, وہ وہاں پہ ST کیٹیگری کے لوگوں کو ملا ہے, لیکن یہاں پہ نہیں ملا ہے. لیکن ہم اس میں یہ بھی چاہتے ہیں کہ ST کیٹیگری کے علاوہ جو لوگ
نان ایس ٹی ہیں جو جنگلاتی علاقوں میں رہتے ہیں ان تک بھی یہ ایکسٹینڈ ہونا چاہیے فارسٹ ایکٹ. ڈیٹینیز کے بارے میں میں نے ذکر کیا, یہ ڈیٹیل نوٹ آپ کو ملے گا. ہم یہ چاہتے ہیں جو باہر کے جیلوں میں ہیں وہ واپس آئیں, جن کے خلاف کوئی زیادہ ہینیس کرائمز ہیں ان کو چھوڑا جائے, جن کے خلاف معمولی ایف آئی آر ہے اور لیکن ابھی تک بھی ان کو 26 جنوری کو پرائم منسٹر کے دن پہ 15 اگست کو تھانوں میں 3 دن 4 دن یاترا کے دنوں پہ ان کو بلایا جا رہا ہے, وہ ختم کیا جانا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یاترا کے روز ہر جگہ تلاشی, گاڑی روکو. ہمارا خوش آمدید ہے یاتریوں کو, ہم ان کے محافظ ہیں, سرکار بھی ان کی محافظ ہے, لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف لوکلز. ان کو بھی ایک ٹوریزم ریلیٹڈ ایک ماحول بنانے کی ضرورت ہے. آگمٹ کارڈر جو انہوں نے بنایا ہے بہت سے یوٹیز اور اسٹیٹس کو ملا کر, جس سے ہمارے آگمٹ کے یہ آفیسر جو ہیں وہ ایٹ دا بیک اینڈ کال آف ایسے بیوروکریٹس یا منسٹرز رہتے ہیں جس سے وہ اپنی سوسائٹی میں کوئی رول نہیں ادا کر سکتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ آل انڈیا سروس کا جو کارڈر تھا وہ پہلے ہی کی طرح یہاں پہ قائم ہو. ہم یہ بھی امید کر کے آپ اور ہم سب لوگ مل کر اسٹیبلٹی کی طرح, پختہ اسٹیبلٹی کی طرح, یہ نہیں کہ ہم اسٹیبلٹی چاہیں گے خالی الیکشنز میں اسٹیبلٹی چاہیں اپنی کامیابی کے, نہیں. وی ہیو سین اے ویری ڈیزاسٹرس پیریڈ آف مور دین 40 ایئرس. ہم کوشش کریں گے, دعا کریں گے اور امید کریں گے اب آپ سے مل کر ہم ایک بہت ہی اچھے طریقے کا یہاں پہ ماحول پیدا. چیف منسٹر پاورز کا میں نے پہلے ہی ذکر کیا. آنے والا چیف منسٹر آج کے قانون پاور مسئلہ ہے. 2 سال سے نہ سردی میں پاور ملتا ہے, ریٹ 200, 400, 1200, 1500 جہاں میٹرز نہیں ہے وہاں 1500 بھی ٹچ کر دقت ہے. تو ہم دور کرنا چاہیں گے تو آگے میں بتاؤں گا وہ کیسے دور ہوگی. لیکن اس میں ہم نے یہ پروگرام کیا ہے کہ ہم گرمی کے دنوں میں جموں والوں کو 500 یونٹس فری پاور دیں گے اور کشمیر والوں کو 500 یونٹس فری پاور دیں گے. بجلی کی سپلائی کو لے کر جو ہائیڈل پروجیکٹس یہاں پہ ہیں, جو ہائیڈل NHPC وغیرہ کے پاس ہیں, انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا اور جو ان کی اس میں انویسٹمنٹ تھی وہ تقریباً انہیں ختم کر دی ہے. ہم چاہیں کہ ہم ان سے واپس لینے کے لیے کوشش کریں گے. اگر ہائیڈل پروجیکٹ جو ہمارے ہیں, جو ہمارے پانی سے بنتے ہیں, اگر وہ واپس آ جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے ہماری کوئی دقت نہیں ہے, بول ہم پاور ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں ایڈ کرنا چاہوں گا, یہ آپ ہمارے پھر یہ PDF میں جو ہم دیں گے اس میں شاید آگے پیچھے یہ ہوگا. پانی کا صاف ستھرا پانی ہمیں مل نہیں رہا. ہر جگہ پانی فلٹرڈ آپ کو مل نہیں رہا. بہت سی جگہیں جہاں پانی ہے نہیں, لیکن سرکار بھی میٹر لے کر آئی ہے. ہماری یہ خواہش ہے کہ میٹر لگانے سے پہلے پانی کی سپلائی کو کچھ بھی کیا جائے, ریگولر بھی کیا جائے. جب لوگ میٹر سے پہلگام ہے, ڈوڈا میں ہے, اننت ناگ کے علاقے میں, کوکر ناگ کے علاقے میں, بہت سی ایسی جگہ ہیں وہاں ایک فٹ فال بڑھے گا اور ہمارے کے ساتھ جڑ جائیں گے. وہ صرف سرکاری کام میں نہیں بلکہ اور کاموں میں بھی جڑ جائیں گے. اس کو ایک بہت ہی اچھے طریقے سے پلان مینر ہسٹوریکل جگہوں کو, بلکہ اس کے ساتھ ہم چاہتے ہیں جس طرح ماتا ویشنو دیوی میں جموں کا ہے تو وہاں ایک ٹورسٹ سرکٹ بنتا ہے پیلگرمز کا. ہم چاہتے ہیں یہاں بھی وادی میں, خاص کر شہر سری نگر میں جہاں ہماری زیارتیں ہیں, خانقاہ محلہ ہے, چار شریف ہے, یہاں پہ ہمارے استھاپن ہے ہندو کے, درگا ناگ ہے, اور اوپر ہے کیا کہتے ہیں اس کو, شنکراچاریہ ہے. ایک ایسے سرکٹ بنے جہاں لوگ شامل بھی ہو جائیں اور ان کے لیے تمام بیسک انفراسٹرکچر بھی وہاں پہ ٹھیک ٹھاک ہو. یوتھ امپلائمنٹ کے بارے میں تو میں نے پہلے ہی کہا, ہمارے پاس رپورٹڈلی وی ہیو نو ایکسیس ٹو دا گورنمنٹ پیپرز, بس سننے میں آئے کوئی 1 لاکھ سے اوپر جابس ہیں. اگر ہم سرکار میں آئے تو 6 مہینے کا ہم وعدہ کرتے ہیں, 6 مہینے کے اندر ہم جابس فاسٹ ٹریک بیس پہ
وہ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ جابس کا ایک بالکل ہوگی کارپوریشن. جتنے بچے جائیں گے وہ دے شوڈ ناٹ فیل انسیکیور. آج پرائیویٹ نوکری میں جائیں گے, کل کوئی نکالیں گے, اس میں ایک راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے تاکہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ٹھیک ٹھاک سے بچے جذب ہو سکیں. اور جو ہائیڈل پروجیکٹس ہیں جن میں اوپر میں نے ذکر کیا, اس میں چونکہ بہت سے ملازم باہر کے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ 80% جابس ہمیں یہاں مل جائیں. میٹرو سروس جس طرح بڑے بڑے شہروں میں آ رہی ہے, ہم چاہتے ہیں جموں اور سری نگر دونوں شہروں میں میٹرو سروس ہو جائے. اس کے بعد گورنمنٹ کے پاس ایک میگر اماؤنٹ ہوتا ہے جو ڈیسٹیٹیوٹس کو ملتا ہے, آرفنز کو ملتا ہے 1000 روپے کا. اگر ہم حکومت میں آئے تو ہم اس کو سیدھا 5000 روپے کرنا چاہتے ہیں. اور LPG سبسڈی جو ہے وہ ہم نے 4 سلنڈرز BPL اور AA کیٹیگری کے لیے ہر سال مفت دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور بہت سے ایسے یہاں ہاؤس ہولڈس ہیں, ہمارا اندازہ 70,000, جہاں پہ میڈیکل, HDFC, PHE, PDD, روڈز اور بہت سے دفاتر ہیں جہاں پر لوگ کام کر رہے ہیں. کہیں کو آرڈر نہیں ہے, کہیں کوئی تنخواہ نہیں ہے, لیکن سرکاری ڈیوٹی وہ دے رہے ہیں. تو اس سارے کو ہم ون ٹائم سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ 60,000 گھر مستفید ہو جائیں. آگے جو قوانین گورنر کے بنے ہیں, ڈیلی ریٹرن ورکر کہاں پہ لگا, ملازم کہاں لگا, کیا قوانین ہوں گے, لیکن یہ لگ گئے ہیں وقتاً فوقتاً, کس کے ہاتھ سے لگ گئے. ان کا لٹکانا ٹھیک نہیں ہے. یہ پیسہ بھی لیتے ہیں, مر کے لیتے ہیں, اور ان کی ساری زندگی اینڈ آف دا ریٹائرمنٹ پہ ہوتی ہے. یہ سارے ڈپارٹمنٹس, ہو سکتا ہے مجھے یہاں پہ کوئی ڈپارٹمنٹ چوک گیا ہو, لیکن آپ کے پاس آ جائے گا تو یہ ضروری ہونا چاہیے. سرکاری جس طرح سکولز ہوتے ہیں, ماڈل سکول, ہم چاہتے ہیں ایک پیٹرن پہ کم سے کم ہر تحصیل میں ایک ایسا ماڈل سکول ہو جو پرائیویٹ سکول کو کمپیٹ کرے, تاکہ راغب ہوں پرائیویٹ سکول والے بھی ایسے سکول بنانے کے جیسے ہمارے بچے کمپٹیٹو سکولز میں آ جائے, اور یہ ماڈل سکول ہم ہر جگہ لائیں گے. اس کے بعد ہارٹیکلچر جو ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے, اس میں ہمیں 2 سال سے اخروٹ, سیب اور بادام کو جھٹکا لگا ہے. اس کی مارکیٹنگ ٹھیک نہیں ہو رہی کیونکہ گورنمنٹ آف انڈیا نے امریکہ سے اور باقی ممالک سے ایپل بھی امپورٹ کیا, والنٹ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر گورنمنٹ آف انڈیا کو لگتا ہے یہ لانا ضروری ہے, لیکن ان پہ ایسی امپورٹ ڈیوٹی لگائی جائے تاکہ کشمیر کا جو ہمارا جموں کشمیر کا فروٹ ہے وہ کمپیٹیٹو طور پہ مارکیٹ میں اتر جائے. ادروائز ہم اس سال جو بیٹھے ہیں اخروٹ والے اور سیب والے, ان کو بہت ہی دھچکا لگا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اینٹی ہیل نیٹس ہیں, لیبارٹریز ہیں, باقی چیزیں ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم تحصیل لیول پر, ہر تحصیل لیول پہ رورل ایریاز میں وہ رکھیں تاکہ ہارٹیکلچر سیکٹر, ایگریکلچر سیکٹر بہت اچھے سے ابھر آئے. کیروسین جو فارمرز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور شہر میں بھی کبھی کبھی لوگ استعمال کرتے, وہ گورنمنٹ نے بند کیا ہے. اس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ کیروسین کی سپلائی بھی ریسٹور ہو جائے. بہت سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ کالجز ہی نہیں ہیں, کچھ کانسٹیٹوئنسیز بھی ہیں, کچھ ایریاز بھی ہیں. اس کے لیے بالکل یونیفارم طریقے پہ کالجز کا قیام ہوگا. اور منیمم ویج ایکٹ جو ہے وہ بھی لاگو نہیں ہو رہا, اور ملازموں کو کہیں پہ سیلریز میں انتر ہے, کہیں زیادہ کہیں کم, وہ ہم یونیفارم ریٹ پہ لانا چاہتے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو ہے, راشن میں جو ریڈکشن ہوا تھا کوٹا میں, اس کو ہم NFSA پروویژن کے علاوہ 5 kg جو راشن ملتا ہے شہر اور گاؤں میں, اس کو ہم 10 kg کرنا چاہتے ہیں. اور جس کے ساتھ ساتھ ہم شوگر اور کیروسین بھی راشن کارڈز پہ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. IT پارکس ہر ضلع میں قائم ہوں گی, پروسیسنگ یونٹس ہر ضلع میں قائم ہوں گی, اور ٹورزم پروموشن کے لیے پرائیویٹ سیکٹر جو ہمارے نوجوان ہیں جنہوں نے اس کی ٹریننگ کی ہے, جو اس میں دلچسپی رکھتے ہیں, جو اس میں جاننا چاہتے ہیں, اس میں ایک نئی ترتیب دی جانے کی کوشش کی جائے گی. بہت سے ایسے ایریاز ہیں, خاص کر رورل ایریاز میں, جہاں ہماری بینک برانچز نہیں ہیں, ہم بینک برانچز وہاں پہنچانا چاہتے ہیں. اور ہاسپٹلز کا ایک بڑا مسئلہ ہے. ہمارے پاس بڑے ہاسپٹلز یہاں 3-4 ہیں, جیسے سورا ہے, SMHS ہے, شیرین باغ ہے, LD ہے, بون اینڈ جوائنٹ ہے, لیکن اتنا تھرسٹ ہے, خاص کر گاؤں سے یہاں لوگ آ جاتے ہیں اور سارا کام انہی کو کرنا پڑتا ہے. اس سے سری نگر کے لوگ بھی سفر کرتے ہیں, گاؤں والوں کو بھی ٹائم نہیں ملتا ہے, اور ڈاکٹرز کی بھی شکایت رہتی ہے. ہم چاہتے ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں بون اینڈ جوائنٹ ہاسپٹل ہو. ہم چاہتے ہیں ہر تحصیل میں ایسے ہاسپٹلز ہوں جو فلی کیٹر کر سکے, چاہے وہ CCH لیول کے ہوں, سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل لیول کے ہوں, ریفرلز کم ہوں, تاکہ یہ بھی یہاں اطمینان سے علاج اپنا کرا سکیں جو بھی پیشنٹس یہاں ٹیرشری کیئر میں
पहुंचते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जिस वक्त हुए, जिस वक्त डिस्ट्रिक्ट बने, जिस वक्त तहसील बने, जिस वक्त कोर्ट बने, उस वक्त जल्दी में, बल्कि मैं कहता हूं कि ये जो हमारे इसके असेंबली के यूनिट्स में बने, ये इस वक्त एट रैंडम और जल्दी से बने, जैसे लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। कई जहां पर तहसील हेडक्वार्टर है लेकिन उसका दूसरा हेडक्वार्टर वहां से 20 किलोमीटर दूर है। हम एक ये चाहते हैं कि हम नई क्रिएशन करें, जहां जहां पर ये तहसील नहीं है, नायाबते नहीं है, वो दे और इनको को टर्मिनस बनाए। रेवेन्यू हलकों को, पंचायत हलकों को, इनको को टर्मिनस बनाए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत हो। और इसके साथ साथ कोर्ट्स भी जो हैं, इस तरह बाहर की अदालतों में अच्छे तरीके हैं, इसके सोशल मीडिया वगैरह वो कर लेंगे। केसीसी लोन्स का बहुत एक बड़ा मसला है यहाँ पे, खासकर रूरल एरियाज में। चूंकि मिलिटेंसी थी, 5 अगस्त के बाद भी लोगों ने ठीक किया और केसीसी लोन्स है लोग वापस नहीं कर पा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम इनको वन टाइम वेवर करना चाहते हैं, जो केसीसी लोन जमींदारों को। ट्राइबल हॉस्टल्स कई डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, कई जगहों पर नहीं है, वो हम बनाना चाहते हैं। चूंकि वाटर टेबल कम होने लगा, जो एनवायरमेंटल हैजर्ड हो गया है, पानी कम आ रहा है, तो इसलिए मुझे लगता है हमें ट्यूबवेल्स की तरफ लोगों को एनकरेज करना होगा और उसके लिए हम सब्सिडाइज्ड स्कीम बनाना चाहते हैं। इरिगेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं और पानी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये सरकार ने इस तरह से मिंगल किए हैं, जहां इरिगेशन का स्कीम है, न पीने का पानी साफ किसी को मिलता हो, न इरिगेशन ही कवर करता है। इन सारे स्कीमों को रिविजिट करने की जरूरत है। इतना खूबसूरत अल्लाह ने हमें तोहफा दिया है नदी नालों का, लेकिन मुझे लगता है दे आर अनकेयर्ड फॉर, उनको ठीक तरीके से वो करने की जरूरत है। स्कूलों और 10+2 और कुछ लेक्चरर्स जहां पे अड़ाक हैं, कई सालों से हैं, उसको भी एक रेगुलराइजेशन करने की जरूरत है। पावर जनरेशन में जो नए विंड पावर, सोलर पावर वगैरह है, वो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी पे होगा, ताकि हम पे उस मामला वो दफा हो जाएगा। उसके साथ साथ दरबारों की प्रैक्टिस जो यहाँ साल से थी, हमारी ख्वाहिश है और उम्मीद है और कोशिश करेंगे, अगर हमारी हुकूमत आई तो दरबारों को आज सर नौ जिंदा करें, क्योंकि हम समझते हैं लोगों को बहुत तकलीफ है और एक कल्चरल इंटीग्रेशन है, उससे वो हम फिर से नए से करना चाहते हैं। नंबरदार और चौकीदारों का बहुत बड़ा रोल होता है हर एरिया में, वो बहुत ही मिनिमम वेजेस पे काम कर रहे हैं, उनको ऑनरेरियम होता है मंथली, वो बढ़ाने का हम इरादा रखते हैं। और सिख कम्युनिटी यहाँ पे जो बहुत ही मिनिस्क्यूल है, उसको माइनॉरिटी का दर्जा देने का हम इरादा रखते हैं। इसके साथ साथ जो बच्चे खेल के मैदान में बड़ी दिलचस्पी रहते हैं, अगरचे गवर्नमेंट के पास काफी एवेन्यूज है, लेकिन जमीन स्क्वीज होने के साथ साथ स्टेडियम कम हो रहे हैं। उसके साथ जो बच्चों को रागिब करने की जरूरत है, ताकि वो ड्रग्स की मेने से भी बाहर आए और अपना टैलेंट भी करें। इस डिपार्टमेंट को हम और वाइब्रेंट बना के ग्राउंड तक कनेक्ट कराना चाहते हैं। वुमेन्स एम्पावरमेंट का मैंने पहले ही जिक्र किया है, ये खाली परसेंटेज उनको इलेक्शन में पंचायत में देने से नहीं है। दे मस्ट गेट इम्पोर्टेंट असाइनमेंट्स, दे मस्ट फुली पार्टिसिपेट विद मेन, और उससे इनकी अपनी एम्पावरमेंट हो जाएगी। आंगनवाड़ी सेंटर जो पहले 500-700 पे होता था, हम इरादा रखते हैं कि अगर हमारी हुकूमत आई 300 जहां पे ये नफूस हूं, वहां पे आंगनवाड़ी सेंटर हम देना चाहते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट पे इंडस्ट्रियल एस्टेट का होना जरूरी है। और ट्रेडर्स का वफद हमें मिला था, कुछ टैक्सेस गवर्नमेंट ने इम्पोज किए हैं ट्रेडर्स पे, जो अभी हमारे पास डिटेल उसके नहीं है, हम वो रिकंसिडर करेंगे। और एक टूरिज्म पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है, जिसमें रजिस्ट्रेशन को लेकर 5 साल से 2 साल कर दिया गया। वो बड़ा मुश्किल है और लगता है कि जो ये टूरिस्ट ट्रेड वाले हैं, उनको सिर्फ फिर कागजात लेकर ही चलना है, मुझे लगता है वो कारोबार करने तक नहीं पहुंच जाएंगे। एक अलग सी स्कीम फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए होगी, उनको दर दर की ठोकरें खाने के बजाय हम चाहते हैं कि हर घर में एक डिपार्टमेंट का बंदा आए, उनका सर्वे करे और उनके नीड्स को जरूरियात के मुताबिक हल करने की कोशिश करें। अगरचे रोड कनेक्टिविटी काफी बढ़ गई है, लेकिन उसके बाद भी जिलों के साथ कई फार फ्लंग एरियाज हैं जहां भी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, वो हम चाहते हैं कि वो भी टॉप मोस्ट एजेंडा पे हमारे हो जाए और हर जिले में स्किल डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूशन हो जाए। ड्रग प्रिवेंशन और यूथ का तो मैं पहले ही जिक्र कर रहा हूं। सबसे एक बड़ी बात यहां इस गवर्नेंस रूल में हुई, जो हमारा मिनरल एक्सट्रैक्शन होता है,
माइनिंग जो होती है, इस पे गवर्नमेंट ने बैन लगाई। ये कौन लोग निकालते हैं इसका भी इल्म नहीं है। इसकी शॉर्टेज भी हो रही है और महंगाई भी बढ़ रही है। कई एक जगह रोका जा रहा है, कई जगह अलाउ किया जा रहा है, लेकिन इसकी यूनिफॉर्म पॉलिसी ने जिसके लोग और जो इसके साथ वाबस्ता लोग हैं वो बहुत ही मुसीबत में। आर्जी तौर हमने कोशिश की थी इनको सहायता करने की, लेकिन मुझे लगता है हम पूरी तरह से इसमें कामयाब नहीं हुए। लास्ट ऑफ ऑल है जो हमारा और आपका साझा मसला है, वो ये है कि हम चाहते हैं कि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनको 24/7 एट बैक एंड कॉल ऑफ पीपल रहना चाहिए। एक करप्शन फ्री सरकार होनी चाहिए, और जो सरकार की नजर करप्शन पर रहती है उसके अलावा हम कोई ऐसे इंस्टीट्यूशंस खड़ा करें प्राइवेट सेक्टर से जो अपने अपने इलाकों में लोगों को तकलीफ दिए बगैर इस पे एक आंख खुली रखें, ताकि करप्शन फ्री हमारा एक माहौल बन जाए। हाल ही में सरकार ने अपनी ये रोशनी एक्ट में कुछ तरामीम की है, उसको उड़ाया है। हम इरादा रखते हैं कि लोगों की कंसल्टेशन के बाद, लोगों से मशवरे के बाद उसको रिवीजन करें, और रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉलोनीज, जो कुछ कॉलोनीज आई हैं उनकी डिमांड है कि हम कॉलोनीज बन गई हैं, मकानात बन गए हैं, उनको सुविधाएं देकर रजिस्ट्रेशन करने की भी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया बहुत बहुत। जनाब मैनिफेस्टो पार्टी ने जारी किया, लेकिन पार्टी के कायद कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, क्या वजह है? दूसरा है कि आपकी पार्टी से लोग जा रहे हैं, और मेहदी मुनीर साहब ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी आपकी पार्टी को तोड़ रही है, जबकि आप पर ये इल्जाम था कि बीजेपी की एमा पर बीजेपी और दीगर पार्टियों को तोड़कर ये पार्टी। मैं बताता हूं, मैं यहाँ पे अपने टीम के साथ अपने प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करता हूं। उनकी मसरूफियात बहुत ज्यादा थी क्योंकि अचानक इलेक्शन हो गया, वो यहाँ तशरीफ नहीं लाए, लेकिन उनके अप्रूवल से, उनकी मीटिंग के प्रिजाइड करने के बाद ये हमने यहाँ पे बनाया। अब आपका सवाल उससे भी अहम यह है कि लोग भागे जा रहे हैं। पहली बात ये बताऊं, ये हमसे ही नहीं भागे। आपने कल बाकी पार्टियों का भी देखा होगा, हमने नाम लेने की जरूरत नहीं है, और इट इज नॉट ए न्यू फिनोमेना। जब भी इलेक्शंस होते हैं, दो लोग मैंडेट के लिए खड़े होते हैं। आज सब लोग बर्दाश्त, एक को मैंडेट मिलता है, दूसरा भाग जाता है, इट इज पार्ट ऑफ दैट। लेकिन ये डेफिनेट मैं आपको बताना चाहता हूं विद ऑल द स्ट्रेंथ कि कुछ पार्टियां लगी हैं। नेशनल कांग्रेस ने भी कोशिश की, हाँ, उन्होंने हमारा सिटिंग एमएलसी वहां था, वो उसको उड़ाकर ले गए। चलो, जमहूरी निजाम में उसने डिसीजन किया, लेकिन बीजेपी ने तो ज्यादा ही, हालांकि जो हमारे टॉप मोस्ट लीडर थे बीजेपी ने हटाया। एक मैं बताऊंगा फ्रैंकली, आपको पता नहीं मुझे ये इजाजत कहने की है नहीं है, एक बार डेफिनेटली हमारी पार्टी में एक सोच थी कई लोगों की प्रो बीजेपी रहने की, उनके साथ ये करने की, लेकिन हमने देखा 4 साल से हमने कुछ हासिल नहीं किया। हम एक मजबूत हुकूमत बनाना चाहते, फिर अल्लाह ने हमारी किस्मत में क्या लिखा, 35 साल थे तो लोग यहाँ पे जख्मी हो गए कि कौन सरकार हमारे मदद में आई। आज जो लोग कहते हैं 370 को वापस लाएंगे, उनकी वसातत से 370 खत्म हुआ। आज लोग जो कहते हैं आप बीडीपी के बी टीम है, उनको किसी पार्टी ने दावत देकर यहां लाया। मैं आज गुजारिश करता हूं आपसे, क्योंकि आप भी वोटर्स हैं, मैं कहता हूं जमीर को देखिए, हमें झंझोड़िए, हमें पकड़िए। जहां पे हमारी गलती हो आप हमें झंझोड़ सकते हैं, पकड़ सकते हैं, हम यहीं के रहने वाले हैं। लेकिन ऐसी बात जहां पे जो बात 20 बार किसी पार्टी ने, किसी लीडर ने गलत की हो, क्या हम अभी भी हमें इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि जो वो कहेंगे हम मानेंगे? डीडीसी में कहा 370 वापस आएगा, नहीं आया। फिर कहा कोर्ट से वापस लाएंगे, नहीं आया। तो इसके बाद कोई ऐसी बात बताओ, लोगों से पूछो आपका आप कितना मदद कर सकते हो। एक पार्टी ने कहा हम 100 साल इंतजार करेंगे, दूसरी पार्टी ने कहा हमारे पास 100 साल। ये तोड़ मरोड़ के बातें पेश कर दिया, हमने वो नहीं किया आपके साथ। आप हमारे अजीज हैं, बच्चे हैं, वोटर्स हैं। जब हम डूबेंगे आप भी उसको डूबेंगे। यहाँ किसी ने आज तक किसी पार्टी ने बचाया नहीं है। 70 साल हुकूमत की है। मुझे फिर आपको ये सवाल आप लोगों से मैं पूछूंगा, जिस वक्त 53 में डिसएम्पावर स्टेट हुई, 370 का दशका क्या उस वक्त नहीं लगा? 370 को उसी वक्त खत्म किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो किया कांग्रेस ने, वो बीजेपी ने नहीं किया। बीजेपी तो खुलेआम आई, 72 साल ये कहे 370 जुल्म है, ज्यादती है। एक हमारा सेक्शन वहां मिल गया, उसमें हम भी कसूरवार हैं, कुछ मिल गया, उड़ा दिया। वापस कैसे आ गया? ये कार्यदारत मामला है, इसके लिए हमें जुट जाना है। लड़ाई के बगैर, डंडे के बगैर। हमें बदकिस्मती ये है, जब हम कोई एक्ट करते हैं, जब हम कोई बात करते हैं, हमें ये कहा जाता है इनको किसी ने पत्थर हाथ में दिया है इनको। इसीलिए मैं कहता हूं, हमारे लेडीज और हमारे नौजवान अगर एम्पावर हो जाएंगे, वो एक बार सोचेंगे हाउ वी विल कम आउट ऑफ दिस मेस,
दे विल कम आउट ऑफ दिस मेस। मैं एक बात बताता हूं, हमें आजादी से 370 से कश्मीर से सबसे बड़ा जंग, मैं उन लोगों के और एजेंसीज का नाम नहीं लेना चाहता हूं जिन्होंने हमारे यूथ को धकेल दिया है इस जहर में। आज कौन सा घर है जहां लड़की लड़का जहर शराब नहीं पीते, इंजेक्शन नहीं करते हैं? मैं कितना भी मिनिस्टर बनाऊं लेकिन अपने घर में करूंगा क्या जब मेरा बच्चा मुझे थप्पड़ मारने आएगा? ये डिसएम्पावरमेंट हमारी है। अब कागजों की बातें होती हैं, हमारी भी मजबूरियां होती हैं, जबान ज्यादा खोल नहीं सकते हैं। हम एक बात करते हैं 40 बार हम पे उंगलियां उठती है। 99 में जब बीजेपी बनी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिकॉर्ड टू सेड ये एल.के. अडवाणी की जमात है। हमने एक पता नहीं सही किया गलत किया, हम प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए। कल मैं पीडीपी के एक लीडर की बात सुन रहा था पहलगाम में कोई डिमोलिशन को लेकर, उन्होंने कहा हम एलजी से मिलेंगे। जब हम कहते हैं तो एलजी से मिलेंगे, वो कोई हिंदुस्तान है। कल हुकूमत यहां बनेगी, हमारी बनेगी या किसी और की बनेगी, तो वहां तो प्राइम मिनिस्टर से मिलना होगा तो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर से मिलना है। हम ओपन है इस बात के लिए। हाँ, लेकिन हम बैगिंग बाउल लेकर नहीं जाएंगे, झुक के नहीं जाएंगे, लेकिन गोली लेकर भी नहीं जाएंगे। हम कोशिश करेंगे, ऊपर हमारा एक निजाम है अल्लाह का, हम उम्मीद करेंगे कामयाबी होगी, लेकिन शर्त यह है कि हमारे दिल में सिंसियरिटी हो। अगर हम शॉर्टकट करेंगे कि इस वक्त हम वोट लेंगे, कल को नजर नहीं आएंगे, वो भी ऐसे नहीं। हमारे साथ इतिहाद, हमारे अब लाइक माइंडेड पार्टी कोई रही नहीं। हम इनको दुश्मन दिख रहे हैं। हमने कहा था आपसे सवाल पूछूंगा, हमने कहा था आप आइए, ये चीफ मिनिस्टर के पावर जो कम हुए बातचीत करेंगे। मुझे बताइए मेरी पार्टी को इससे क्या फेदर मिलता? आते कहते कि आप पीछे रहो, मुंतजर साहब आप पीछे रहिए, आप टेंटेड है, लेकिन मशवरा ये है आप क्या करेंगे? कोई आगे नहीं आया। जिन पार्टी ने यहाँ तोड़ फोड़ कर दी, मैं इसका भी जवाब दूंगा, लेकिन ये भी बताऊंगा। मुझे बताइए पीएचडी में जो लोग आए, क्या पीएचडी उन्होंने कश्मीर की पार्टीज को नहीं तोड़ा? क्या 1984 में, आप सब यंगस्टर्स होंगे लेकिन पढ़ा होगा आपने, 1984 में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को किसने यहाँ गिरा दिया? वो आज क्या पीएचडी बनाएंगे? वो आज क्या दोस्ती करेंगे? ये इनके घर के झगड़े होते हैं, एक दिन झगड़ा होता है, कहते हैं हम अलग अलग हो गए, आज कहते हैं हमने इत्तेहाद किया, हम रिश्तेदार सारे जमा हो गए। प्लीज मैं आपकी वसातत से वोटर्स को कहता हूं, खबरदार रहिए, आप अपनी मर्जी से ले जाए, भले ही गलत हो वोट की कीमत ये नहीं है कि 500 रुपए वोट की कीमत हो, चावल वोट की कीमत यह है कि आगे 30 साल के लिए आप देखिए, आप अगले 30 साल के लिए क्या ऐसी हुकूमत दे सकते हैं जिसका रिडर्सल आप कर सकते हैं। अगर जो आप सवाल पूछ रहे हैं, हमने बहुत पहल की थी, अगर ये हमें यहाँ खड़ा कर दे दे कोर्ट में और यहाँ स्टेज पर कोई हमारा मुखालिफ लीडर बैठता, हम तो बहुत रेस्पेक्ट करते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की, जो उसकी वो क़यादत करते थे। तारिक आमी साहब का हमें मैसेज आया था शायद, वो हमें कहते भैया आपने तो हमें ये भेजा, लेकिन हमें आप पे शक है, हम अपने शकूक अपनी जबान से दूर करते लोगों के सामने और एक माहौल बनता। लेकिन इन पार्टीज को यहाँ ये एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाने में बहुत मजा है कि वोटर हमारा, हम सीधे साधे लोग हैं, उसमें थोड़ी सी मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। अक्सर जो आपके पार्टी के सुप्रीमो थे वो अक्सर कहते थे जो कश्मीर में सियासतदान है हर कोई दिल्ली के साथ ताल्लुक रखता है, फर्क यह है कि वो रात को जाते हैं, मैं दिन में जाता हूँ। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके का इल्हाक आपका बीजेपी के साथ था, चाहे ऑफ द रिकॉर्ड था, ऑन द रिकॉर्ड था, ऑफ द कर्टन्स या ऑन द कर्टन्स था, क्या आपको लगता है कि जो पार्लियामेंट इलेक्शन जब रिसेंटली हुए वो सारा आपको बैकफायर कर रहा है? मैं वजाहत से आपका जवाब दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम दिल्ली गए, दिन दहाड़े फोटोज हमने डाले, हम प्राइम मिनिस्टर से मिले, और कुछ किस वक्त मिले जब यहाँ पे सारा बंद था। आप रिकॉर्ड देख लीजिए, हमने वहां डिमांड रखी कि तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स और पॉलिटिकल लीडर्स को छोड़ दीजिए ताकि ये बातचीत कर पाए। डेमोग्राफी हमने ये कहा कि कश्मीर के लोगों को खदशा है कि आपने 370 उड़ाकर हमें जेलों में रखकर यहाँ डेमोग्राफी खत्म करना चाहते हैं, उसके लिए वहां से क्लियरिफिकेशन आ गई, लेकिन हमने ये छुपाया नहीं। उसके बाद मुझे आप बताइए, जब ऑल पार्टीज मीटिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर ने बुलाई, वहां पीडीपी भी थी, वहां तारिक आमी साहब भी थे, वहां सजाद लोन साहब भी थे, वहां हम भी थे, तो ये हमारे ऊपर ही क्यों शुमाई हुई? दूसरा पार्ट आपके सवाल का जो था, ये बिल्कुल सच है कि लोगों की नजरों में हमारे मुखालिफ कामयाब हो गए ये कहने में कि हम बी टीम में, मैं मानता हूं सबसे बड़ी वजह यही थी। इसलिए मैंने आज एबेंडेंटली क्लियर किया, न हम बीजेपी के पार्ट थे, न हम बीजेपी के पार्ट हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी आवाजों, आपकी सेंटिमेंट्स आगे पहुंचाने का, जितना लोग हमें मौका देंगे। राहुल गांधी यहाँ आ रहे हैं, क्या आप उनके साथ मुलाकात करने वाले हैं? वो दूसरा सवाल, आपने 370 को लेकर बात की, आपने कहा
था कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है यानी कि काफी पॉलिटिकल पार्टीज है वो लोगों से झूठे वादे कर रहे हैं, लेकिन आज आपने भी एक प्रॉमिस लोगों से किया कि फाइट अगेंस्ट द डिसीजन विल कंटिन्यू। क्या आपको लगता है फाइट अगेंस्ट द डिसीजन विल कंटिन्यू? सर आपको लगता है कि ये प्रॉमिस जो इस स्टेटमेंट जो आप आई विल टेल यू, पहली बात यह है राहुल गांधी साहब का आने का मुझे इल्म नहीं है, न हमें कोई दावत है। इलेक्शन बहुत आगे बढ़ रहे हैं, उनको अपनी पार्टी को उन्हें नया प्रेसिडेंट बनाने को क्या करना है मुझे इस बारे में कोई इल्मियत नहीं है। होता यह है कि अगर कोई हमें बुलाएगा तो वी टेक ए डिसीजन ऑन दैट सब्जेक्ट, क्या है, क्यों जाना है। रहा सवाल, इसमें आपने बड़ा अहम सवाल पूछा, आपका शायद ये सवाल होगा कि या हम कर सकते हैं कि नहीं। यहां पर 96 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2/3 अक्सरियत ले ली और उन्होंने कहा हम इंटरनल ऑटोनॉमी लाएंगे। इंटरनल ऑटोनॉमी का जब उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया वो वहां पर गया और वहां पर रेजोल्यूशन रिजेक्ट हुआ। या तो उस वक्त वो रिवोल्ट करते, क्या आपने हमें ये करने नहीं दिया, लेकिन वो उसी हुकूमत में रहे, हुकूमत कंटिन्यूटी के लिए, और उस वक्त उमर साहब एनडीए के मिनिस्टर थे, शायद ये वजूहत हो सकते हैं कि उन्होंने कंटिन्यू किया। इसीलिए मैंने वजाहत की ये जो लॉज ये बहुत ही जरूरी है। ये बहुत ही जरूरी इसलिए है कि हम एक डिसएम्पावर्ड वजीर आला को आगे रखेंगे, मेरे हाथ में कुछ नहीं होगा, मैं लोगों की नुमाइंदगी नहीं करूं, इसके लिए हम फाइट करेंगे। हमारे पास अपने क्या इख्तियारात होंगे वो हम करेंगे। अगर दिल्ली से बात उठानी होगी, जो भी वहां पे सरकार में हो वो हम उठाएंगे और ताकत से कश्मीरी और कश्मीरियत को लेकर, आपकी इज्जत को लेकर हम